हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। जितने भी आपके हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अभी तक जितने सारे वीडियोस अपलोड मैंने किए हैं आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो यदि आपने उन वीडियो को मिस कर दिया है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो वॉच कर लीजिएगा जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले क्वेश्चन पर हम अपने आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिमान द्रवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर जो है हाइड्रोलिक्स होता क्या, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में देखिए आपका जो फ्लूइड होता है उसी की स्थिर अवस्था या तो गति की अवस्था में जो उसके बारे में स्टडी किया जाता है वही हमारा हाइड्रोलिक्स कहलाता है। तो हाइड्रोलिक्स में जो आपका द्रव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा आप। पूछ सकता है आपसे कि गतिमान द्रवों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो भी आपका गतिमान द्रव है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रवगतिकी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया है कि जो गतिमान द्रव है उसके व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द्रवों के व्यवहार का, जो गतिमान द्रव हैं उनके व्यवहार का जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं, यानी कि द्रवगतिकी के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि गतिमान अवस्था में जो द्रव का प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा गतिमान द्रव है यानी गतिमान अवस्था में द्रवों का प्रवाह निम्न में से कौन सा होगा। तो गतिमान अवस्था में जो द्रव का प्रवाह होता है फ्रेंड्स वो हमेशा जटिल होता है, कठिन होता है। तो यहाँ पर आपका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि गतिमान अवस्था में द्रवों का प्रवाह जो है वो कौन सा होता है। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपका होगा जटिल। तो आप इसी पे टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जब कोई द्रव नाली या पाइप में बहता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि जब कोई फ्लूइड किसी नाली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण गति करते हैं। यानी कि जब हमारा कोई जो फ्लूइड होगा वो किसी नाली में बहेगा या पाइप में फ्लो करेगा तो उसके प्रवाह की गति कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण वहाँ पर गति करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जब हमारा कोई फ्लूइड या तो नली में बहे या तो पाइप में बहे तो वहाँ पर 2 प्रकार के घर्षण जो हैं द्रव की गति को कम करने की कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला होगा आपका कि द्रव की श्यानता, यानी कि जितना आपका द्रव का विस्कोसिटी होगी वो उसी के हिसाब से बहेगी। और सेकंड आपका हो जाएगा तरल व उसकी संपर्क सतह के मध्य घर्षण, यानी कि जो हमारा फ्लूइड होगा और जो हमारा पाइप या हमारी जो नाली होगी उसके साथ जब हमारा फ्लूइड क्या करेगा, कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो संपर्क सतह होगी उसके मध्य घर्षण करेगी। तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल इतना पूछेगा कि जब कोई फ्लूइड नाली या पाइप में बहता है तो उसके प्रवाह की गति जो है उसको कम करने के लिए कितने प्रकार के घर्षण काम करते हैं वहाँ पर। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा 2 प्रकार, 3 प्रकार या कुछ भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 2 प्रकार के जो है घर्षण काम करते हैं द्रव की गति कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी द्रव का प्रवाह किस पर डिपेंड करता है, यानी कि जब हमारा कोई फ्लूइड बहता है तो वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी द्रव का प्रवाह जो है द्रव की श्यानता पर, यानी कि द्रव की विस्कोसिटी पर निर्भर करता है, प्रवाह करने वाले मार्ग पर डिपेंड करता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट और दाबांतर पर निर्भर करता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपसे इनमें में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा और आपसे पूछ ले कि यदि कोई द्रव का प्रवाह जो है वो किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा द्रव है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा द्रव का प्रवाह होगा वो किस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर 4 होते हैं। पहला तो आपका विस्कोसिटी हो गया, दूसरा आपका प्रवाह मार्ग हो गया, यानी कि किस मार्ग पर हमारा फ्लूइड बह रहा है, तीसरा हमारा एरिया हो गया और चौथा उसका प्रेशर हो गया कि कितने प्रेशर से उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव के प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव की प्रवाह में, यानी कि जब हमारा कोई फ्लूइड क्या करेगा, बहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि द्रव की प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। तो वहाँ पर हमारा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन इसी से दिया गया है, यानी कि जो सत्यांश समीकरण है वो द्रव की प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित होता है, हमारा सत्यांश समीकरण यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सी प्रमेय बनी है। तो आप इन जितने भी 3 क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सी प्रमेय बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर जो है वो हमारी बर्नौली प्रमेय बनी है। तो आपसे पूछ ले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक्स में बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा की जो अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। तो आपसे क्वेश्चन ये इसी प्रकार पूछेगा कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी बर्नौली थ्योरम है वो हमारी ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा नियम बना है। ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बताए इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर कौन सा नियम हमारा बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसके आधार पर दाब संबंधी जितने भी नियम हैं वो हमारे बनाए गए हैं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग अविनाशिता का सिद्धांत, यानी कि जो संवेग अविनाशिता का सिद्धांत है उसके आधार पर कौन सा नियम हमारा बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत पर जितने भी हमारे दाब संबंधी नियम हैं वो बनाए गए हैं। तो आपसे पूछ लेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा नियम संवेग अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दाब संबंधी जो नियम है वो हमारा संवेग अविनाशिता के सिद्धांत पर बना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप 5, 6 और 7 को नोट कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्रव के प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता सिद्धांत के आधार पर कौन सा समीकरण बना है। तो वो हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कौन सी प्रमेय बनी है। तो हमारी बर्नौली थ्योरम हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ ले कि संवेग अविनाशिता के सिद्धांत के आधार पर हमारा कौन सा नियम बना है। तो वो हो जाएगा हमारा दाब संबंधी नियम। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि द्रव प्रवाह कितने प्रकार की होती है, यानी जो हमारा द्रव का प्रवाह होता है
क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव प्रवाह रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में रेखाएं पूछी हैं, द्रव प्रवाह पूछे तो वो अलग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव प्रवाह रेखाएं, तो द्रव प्रवाह जो रेखाएं होती है फ्रेंड्स हमारी 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तो हमारी होती है पाथ लाइन यानी कि पथ रेखा, दूसरी हमारी होती है स्ट्रीम लाइन जिसको हम हिंदी में धारा रेखा के नाम से जानते हैं, तीसरी हमारी होती है तंतु रेखीय नली जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन या इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट लाइन, और जो हमारा चौथा इसका होता है वो होता है आपका स्टीम लाइन ट्यूब। तो ये 4 प्रकार के आपके जो है टाइप्स होते हैं हमारे द्रव प्रवाह रेखाओं के। तो आपसे ये नाम तो नहीं पूछेगा, आपसे केवल एक क्वेश्चन इतना पूछेगा कि द्रव प्रवाह रेखाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है मिस्टेक से, तो आप इसको 4 कर लेंगे, यानी कि जो हमारी द्रव प्रवाह रेखाएं होंगी वो 4 प्रकार की होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव कणों की गति हमेशा किस के स्पर्शी की दिशा में होती है। क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द्रव कणों की गति हमेशा किसके स्पर्शी की दिशा में होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि द्रव कणों की गति हमेशा जो है वो धारा रेखा पर स्पर्शी के दिशा में होती है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो हमारे द्रव कण होते हैं उनकी जो गति होती है वो हमेशा धारा रेखा पर स्पर्शी की दिशा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या दो धारा कभी एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन होती हैं अलग अलग होती हैं। तो आपसे जब हमारी धारा रेखीय प्रवाह होगा तो वहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगेगी, यानी कि जब हमारा जो फ्लो होगा धारा रेखीय होगा तो वहाँ पर जो धारा रेखाएं होंगी दो, वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो आपकी कंडीशन पे, दिए गए कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा कि दो धारा रेखाएं जो हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की गति अलग अलग बिंदुओं पर कैसी होती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की गति जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर किस प्रकार होती है। तो इसका आप आंसर नोट करिएगा कि द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की जो गति होती है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। तो आपसे पूछ ले कि द्रवों के प्रवाह में निम्न में से उसके कणों की जो गति होती है अलग अलग बिंदुओं पर कैसी होती है, तो वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग ही होती है। चलो इसको मैं एक बार यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना देता हूँ। तो इसका डायग्राम भी देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा कोई फ्लूइड बह रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई फ्लूइड की जो गति होगी वो यहाँ पर कुछ दूसरी होगी, यहाँ पर कुछ दूसरी होगी, इस पॉइंट पर कुछ दूसरी होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी कुछ दूसरी होगी, इस पॉइंट पर अलग होगा। तो यही आपका पूछा गया क्वेश्चन में कि द्रवों के प्रवाह में, यानी कि ये जो हमारा फ्लूइड बह रहा है द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की गति अलग अलग बिंदुओं पर कैसी होती है। तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अलग अलग पॉइंट पर जो हमारे द्रवों की गति होगी वो अलग अलग ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव प्रवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि जो चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव प्रवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो जो हमारा द्रव का फ्लो होता है वो 5 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से होते हैं आप इनको बुक में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो वन लाइनर होने वाला है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो वन लाइनर होगा। तो आप केवल इतना ही याद रखिए कि जो द्रव का प्रवाह होता है वो 5 प्रकार से होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया कि यदि द्रव प्रवाह के कण जो हैं
तिरछे मिर्छे तरीके से बहते हैं तो प्रवाह क्या कहलाता है। एक बार क्वेश्चन चलिए फिर से रिपीट कर दूं। आपका क्वेश्चन पूछा गया, यदि द्रव प्रवाह यानी कि जो हमारा फ्लूइड का फ्लो होगा, यदि उसके कण क्या करें कि जिगजैग तरीके से बहें तो हमारा वहाँ पर फ्लो कौन सा होगा, तो वहाँ पर हमारा जो प्रवाह होगा वो विक्षुब्ध प्रवाह होगा, यानी कि हमारा वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होगा। जो इसकी कंडीशन होती है तो आप उन कंडीशन को पढ़ लीजिएगा बुक से या आपके पास जो भी मटेरियल है। आप केवल इतना याद रखिए कि यदि द्रव का प्रवाह जो है उसके कण जिगजैग तरीके से बहें तो वहाँ पर हमेशा टर्बुलेंट फ्लो होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेनॉल्ड संख्या द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेनॉल्ड संख्या के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रेनॉल्ड संख्या होती है वो क्या करती है कि द्रव के प्रवाह को चेक करते हैं इससे कि प्रवाह हमारा टर्बुलेंट फ्लो है या हमारा स्तरीय फ्लो है, यानी कि जो हमारा लीनियर फ्लो में हमारा जो लिक्विड है बह रहा है या टर्बुलेंट फ्लो में हमारा लिक्विड बह रहा है। तो रेनॉल्ड संख्या से क्या करते हैं, चेक द्रवों के प्रवाह को चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि प्रवाह यानी कि प्रवाह को हम Rn से डिनोट करते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आपसे पूछ ले कि यदि प्रवाह का मान 2000 से कम है तो वहाँ पर कौन सा प्रवाह होगा। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्तरीय प्रवाह। यदि हमारा Rn का जो मान है वो क्या करे कि 2000 से कम है तो वहाँ पर जो हमारा फ्लो होगा वो हमारा स्तरीय प्रवाह होगा। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि प्रवाह का यानी Rn का मान क्या होगी, तो वो 4000 से अधिक हो जाए तो वहाँ पर प्रवाह कौन सा होगा। तो वहाँ पर जो हमारा प्रवाह होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो आप दोनों इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। यदि आपका जो Rn का दिया गया मान है वो 2000 से कम है तो वहाँ पर स्तरीय प्रवाह होता है, और यदि 4000 से अधिक है तो वहाँ पर विक्षुब्ध प्रवाह होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि प्रवाह की दर असमान है तो वहाँ पर प्रवाह क्या कहलाता है। तो यदि हमारी प्रवाह की दर जो है क्या है, असमान होती है, तो हमारा प्रवाह भी क्या कहलाता है, असमान प्रवाह कहलाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवाह की दर का फार्मूला क्या होता है। तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूले भी पूछ सकता है आपसे, कि पूछ लेगा कि निम्न में से प्रवाह की दर का फार्मूला कौन सा है। तो इसका फार्मूला छोटा सा आप याद कर लीजिए। इसको हम कहते हैं, प्रवाह दर को विसर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो आप दोनों नाम को याद कर लीजिएगा कि जो हमारा प्रवाह दर होता है उसी को हम विसर्जन के नाम से जानते हैं, और जो हमारा प्रवाह दर यानी जो हमारा विसर्जन होता है उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसका आप फार्मूला नोट करिएगा, ये होता है कैपिटल V अपॉन स्मॉल टी, जहाँ पर कैपिटल T आपका जो है आयतन को बताता है यानी कि वॉल्यूम को डिनोट करता है, और T हमारा जो है वो टाइम को डिनोट करता है। और आपसे पूछ ले कि इसका जो है MKS में प्रवाह दर का मात्रक क्या होता है, और यहाँ पर MKS और SI में दोनों मात्रक इसके सेम होते हैं। तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L आपका L क्यूब हो जाता है, तो ये मीटर क्यूब बन गया। और टाइम आपका जो है सेकंड में है तो यहाँ पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर जो प्रवाह दर का जो फार्मूला है वो होगा Q बराबर V अपॉन टी, जहाँ V हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन को बताता है, T हमारा टाइम को बताता है। MKS या SI में इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। और जो हमारा विसर्जन होता है या जो हमारा प्रवाह होता है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो हमारा होता है क्यूमेज। तो आपसे पूछ ले कि क्यूमेज का फार्मूला क्या होता है, तो जो आपका विसर्जन यानी प्रवाह दर या और आपका जो विसर्जन है इसी को हम क्यूमेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि सत्यांत समीकरण क्या होता है। जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है उसका जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा वो होगा
A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 इक्वल्स टू A3 B3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ये इक्वेशन डिनोट करता है, यहाँ पर जो आपका A1 जो है वो बताता है आपका पाइप के एरिया को डिनोट करता है, V1 आपका जो है वो बताता है प्रवाह वेग को। तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बना A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 इक्वल्स टू A3 B3। तो आपका इस जो सत्यांश समीकरण होता है, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन से सत्यांश समीकरण की कंडीशन होगी, तो आप इस पर टिक करिएगा। हमारा सत्यांश समीकरण होता है A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 इक्वल्स टू A3 B3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बहते हुए द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक जरूर लगा लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बहते हुए द्रव में कितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा जब फ्लूइड हमारा बहता है तो वहाँ पर हमारी 3 प्रकार की एनर्जी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? पहली तो आपकी होती है स्थैतिक एनर्जी, या इसी को आधार एनर्जी कहते हैं, यानी कि बेस एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है गतिक या वेग ऊर्जा, काइनेटिक या और वेलोसिटी एनर्जी, और तीसरी जो हमारी होती है वो होती है प्रेशर एनर्जी, यानी कि दाब ऊर्जा। तो आपसे पूछ ले, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि बहते हुए द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो बहते हुए फ्लूइड में जो है हमारी 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अभी इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट रेगुलर पाने के लिए। और फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जितने से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नाम से मैंने पहले से बता दिया आपको, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से जाकर सारी वीडियो आप MCQ क्वेश्चंस की वॉच कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।